इवनिंग। आज एक क्लास नंबर 2। देखिए पिछले क्लास में हम लोग नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की क्लास स्टार्ट किए थे। उसमें मैं आपको गुडविल के डेफिनेशन बताया था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी, कहाँ गुडविल की दरकार है, यानी कि नीड कहाँ है वैल्यूएशन करने के लिए, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था। कुछ फैक्टर्स के बारे में भी बात की थी जो कि अफेक्ट करते हैं गुडविल की वैल्यू को। उसके बाद लास्ट में ना मैं ये बता के गया था कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 3 तरह की है। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरी है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। आज ये क्लास यानी कि क्लास में हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से ये आधा घंटा या 40 मिनट की क्लास ध्यान से सुनना, सो दैट आपको ना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है ये एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड है, यानी कि एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम लोग की आज की क्लास में कंप्लीटली इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में ना फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला में पहले हमको एवरेज प्रॉफिट निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है उस पर एक फॉर्मूला दिया गया। क्या है फॉर्मूला? एवरेज मतलब आपको एवरेज पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये एवरेज होती है, मतलब मीन होती है। एवरेज की प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट की टोटल निकालेंगे एवरी ईयर की, उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये है एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला। उसके बाद वंस एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, गुडविल की वैल्यूएशन आप इजीली कर पाओगे। कैसे करना है गुडविल की वैल्यूएशन? यहाँ पे फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट तो क्लियर हो चुका है। एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या है? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, मतलब समेशन एवरेज हम लोग निकालेंगे, हो जाएगा। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज मतलब क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज मींस द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर द चेंज ऑफ ओनरशिप बिकॉज ऑफ द एफर्ट पुट एट द पास्ट। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि देखो, अगर भाई आपकी बिजनेस बिक गई, वो बिजनेस ना आपको प्रॉफिट देगी, तो जितनी प्रॉफिट दे रही थी पास्ट में, जो एफर्ट पुट किया गया था पास्ट में, अगर मैं बिजनेस बिक जाता है मतलब मेरी ओनरशिप बिक जाती है, तो मेरी जो बिजनेस है वो बिजनेस उसको उतनी प्रॉफिट देगी या नहीं? सेम प्रॉफिट देनी चाहिए। वो है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, और उसको हम लोग बोलते हैं कि उन सालों तक कितनी नंबर ऑफ इयर्स तक मिलेगा, वो है दैट इज नंबर ऑफ इयर्स। द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न द सेम प्रॉफिट। वो फर्म वही सेम प्रॉफिट कितने सालों तक उसको मिलेगा। ये पास्ट की जो एफर्ट हमने डाला था और ओनरशिप चेंज हो गई, तो कंडीशन क्या है? ओनरशिप चेंज हुआ, पास्ट एफर्ट जैसे हम लोग डालते थे वैसे डालेंगे, और ये फर्म ना सेम प्रॉफिट कितने साल तक उसको मिलेगी, वो है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, बात पूरी की पूरी क्लियर? ठीक है। अब ना ये है सिंपल, एवरेज प्रॉफिट निकाल दिए, गुडविल निकाल दिए, बट एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले ना टोटल नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के तरीका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट देता है। एडजस्टमेंट को लेके एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, जो कि बन जाएगा
आपकी नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, उसकी टोटल करनी है, उसको लेके डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ। अब ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, फिर प्रॉब्लम में करके दिखाऊंगा, बट पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट क्या है हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग की ये साल है 2019-2020 के फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गई, 31 मार्च 2020 में अकाउंट्स बन गए, ठीक है जी। उसमें जो प्रॉफिट आया है ना, वो ना प्रॉफिट, वो प्रॉफिट है। अब हम लोग को ना नॉर्मल प्रॉफिट निकालनी है गुडविल की। गुडविल वेरिएशन करने में हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट में ना हम लोग कौन सी चीज को ऐड करने से नॉर्मल प्रॉफिट होगा, कौन सी आइटम को हम लोग लेस कर देने से नॉर्मल प्रॉफिट होगा, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब पहला बात यह है कि जो प्रॉफिट और लॉस है पर ईयर बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट की पहले जो प्रॉफिट और लॉस है उसको लिखना पड़ेगा पहले। यहाँ पे मैं एरो करके लिखा हूँ, यहाँ पे ना मैं एरो करके लिखा रहा हूँ, देखो ये है आपका प्रॉफिट। साल की प्रॉफिट या लॉस जितनी भी है, प्रॉफिट हो तो पॉजिटिव है, लॉस हो तो नेगेटिव से स्टार्ट करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बात बताता हूँ, यहाँ पे पहला आइटम लिखा है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, देखिए एबनॉर्मल लॉस का ये एक नॉर्मल लॉस नहीं है, मतलब चोरी हो गया, फायर हो गई, ये सब अबनॉर्मल है, हम लोग को पता नहीं चलता है हो गया। एक्सीडेंटल लॉसेस है, ये एक्सीडेंटल लॉसेस सभी ईयर में आएगा क्या? पहला बात कभी नहीं आएगा सर। अच्छा, ये साल में वो वैसी एक लॉस आई थी 2019-20 में, वैसी एक लॉस आई थी और वो मेरी प्रॉफिट को क्या की, रिडक्शन कर दी। तो अब ना मेरे को दोबारा से नॉर्मल प्रॉफिट में रीच करने के लिए मेरे को करना क्या है, उसी आइटम को मैं रिवर्स एड बैक कर लूंगा, तो एबनॉर्मल लॉस को मैं ऐड कर लूंगा। वही बात क्लियर है? एबनॉर्मल लॉस को मैं ऐड क्यों करूंगा ना, रीजन ये है कि ये लॉस मेरे सभी सालों में आने वाला नहीं है, ठीक है, और उसी चीज को मैंने दिखाया और मैं वो मेरी प्रॉफिट को रिडक्शन कर दी, तो अब मैं अगर उसको एड बैक कर दूंगा तो मेरे को होना नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगी, एबनॉर्मल लॉस। वैसे ही लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक बिजनेस ना एवरी ईयर फिक्स एसेट नहीं बेचता है, एवरी ईयर नहीं बेचता है, ठीक है। जिसकी ट्रेडिंग कंसर्न है वो एसेट, मतलब एसेट खरीदना एसेट बेचना, उसकी अलग बात है, ट्रेडिंग कंसर्न अलग है। नेचर ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपको पता है ये चीज। अगर सोचे एक नॉर्मल बिजनेस है, बिजनेस उसकी नॉर्मल है, वो तो एसेट डेली बेस पे बेचता नहीं। अगर वो ऐसे एसेट बेचा और वहां से लॉस हुई, मतलब वो लॉस भी तो एवरी ईयर आने वाला नहीं है, उस साल में आया था, उस साल में मैं क्या करूंगा, एडेड बैक कर लूंगा, सो दैट क्या होगा ना, मेरी नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगी। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी एक एबनॉर्मल लॉस की तरह है। अब आई सेकंड आइटम के बारे में, वो है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो एबनॉर्मल लॉस में यहाँ पे डाला इंटरनल कॉलम, उसके बाद अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन निकाला, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है। देख यहाँ पे ना एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट किया जाता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर मैं क्या किया इस साल यानी कि 2019-20 से ना ओपनिंग में ओवर वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यू ज्यादा दिखा दी, ध्यान से सुना मेरे बात। अगर ना मैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखाया और यहां पे ना मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम दिखाया, मतलब क्या है, पहले ना अगर मैं डेबिट साइड में ज्यादा दिखा रहा हूं, क्रेडिट जैसा है नॉर्मल है, अगर मैं नॉर्मल है, ये एरो नहीं है, अब यहाँ पे
वैल्यू ज्यादा दिखा, यहाँ पे वैल्यू नो, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे मेरी प्रॉफिट रिडक्शन हो रही है क्योंकि मैं ज्यादा ओवर दिखा रहा हूँ। ओवर वेरिएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक मतलब ये है कि मैं हायर वैल्यू दिखा रहा हूँ, हायर स्टेटेड प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। अगर मैं हायर स्टेटेड प्रॉफिट दिखा रहा हूँ मतलब वो क्या किया, मेरे प्रॉफिट को रिडक्शन कर दिया। ओवर वैल्यूएशन मतलब, हाँ ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन मतलब मैं क्या किया, मेरी ना प्रॉफिट को कमाने के लिए मैंने वैल्यू ज्यादा दिखाया तो ऑटोमेटिकली मेरी प्रॉफिट को क्या किया, कमा दिया। नॉर्मल प्रॉफिट को मैंने कमा दिया। अब मेरे उस चीज को अगर एडिड बैक कर दूं नॉर्मल प्रॉफिट को आ जाए। ये ओवर वैल्यूएशन है, मैं वैल्यू दिखाया, ज्यादा दिखाया, मतलब वो मेरी प्रॉफिट को क्या की, रिडक्शन कर दी। अगर रिडक्शन कर दी है इसको मैं एडिड बैक कर दूंगा तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए। ठीक है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अगर ना मैं मेरी क्लोजिंग स्टॉक को ही कम दिखा रहा हूं, अंडरस्टेटेड मतलब क्या है, कम दिखाना। अंडरस्टेटेड या अंडर वैल्यूएशन करना मतलब अंडरस्टेटेड प्रॉफिट। अगर अंडरस्टेटेड प्रॉफिट है यानी कि मैं अगर अंडर वैल्यूएशन कर रहा हूं मतलब मेरी जो इनकम है, मतलब मेरी जो प्रॉफिट है, मैं उसमें क्या किया, ऑटोमेटिकली मैं प्रॉफिट को रिडक्शन कर रहा हूँ, मतलब इनकम को रिडक्शन कर रहा हूँ, मतलब ऑटोमेटिकली प्रॉफिट रिडक्शन हो रही है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हुआ, मेरी प्रॉफिट डिक्रीज हो रही है। प्रॉफिट अगर डिक्रीज हो रही है तो भी अगर एडेड बैक कर दो तो ऑटोमेटिकली अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी, क्लोजिंग स्टॉक भी क्या होगा, ऐड होगा। इसी के रिवर्स इफेक्ट ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना पड़ेगा, यानी कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये लेस हो जाएगी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये भी लेस हो जाएगी, सॉरी अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो दोनों रिवर्स में चलते हैं, ये अंडर वैल्यूएशन, ये ओवर वैल्यूएशन, ये अंडर वैल्यूएशन, तो ऐड हो जाएंगे। ये अंडर वैल्यूएशन और ये ओवर वैल्यूएशन तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे और मैं दोबारा समझाऊंगा नहीं, यह क्या एक आइटम है उसको नहीं समझा रहा हूँ, यही पे समझ जाए। तो यहाँ पे ऊपर लिख दो ये ओपनिंग स्टॉक, ये है क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर एक साल की ओवर वैल्यूएशन हो रही है ओपनिंग स्टॉक, मतलब दूसरी सोच लो कि अगर मेरी क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन हो गई, मतलब वैल्यू कम दिखा, मतलब वो प्रॉफिट को क्या की, ऑटोमेटिकली रिडक्शन की। अब जब दूसरे साल में जाएगी ना ये अंडर वैल्यूएशन ना, उस तरफ जाने के बाद भी वही अंडर वैल्यूएशन हो गया रह जाएगा। अब उसको भी लेस करना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से हम लोग को चेंज करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर की। वो मैं प्रॉब्लम करने के टाइम पे आपको दिखा, यहाँ पे ये बात हुई। उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आप चार्ज करते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हिसाब से, मतलब क्या है, आपने मशीनरी खरीदा था लेकिन आपने डेबिट किया परचेज अकाउंट, मतलब गलती किया, ऑटोमेटिकली परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट मतलब आपकी प्रॉफिट क्या हुई, वहां पे आपका प्रॉफिट क्या हुआ, कम हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया तो आप एडेड बैक कर दोगे, हो गया था। उसके बाद ऐसे कुछ आइटम है जो कि ना मेरी प्रॉफिट को ज्यादा कर दी, ये तो कम कर दिया था इसलिए मैं एडेड बैक कर दिया। अब मैं कुछ प्रॉफिट है जिस, जो प्रॉफिट मेरी ज्यादा दिखा रही है, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर प्रॉफिट हो गई सेल, इस साल में प्रॉफिट हुई थी, मैं सेल किया था फिक्स्ड एसेट, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो मेरा प्रॉफिट को क्या किया, बढ़ा दिया था। अब मैं उसको क्या करूंगा, लेस कर दूंगा, सो दैट वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरी नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाए। नॉन रिकरिंग इनकम, कुछ इनकम है नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटेटिव है, कुछ इनकम ऐसा है जो कि नॉन रिकरिंग है, ऑटोमेटिकली लोग क्या की, मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज कर दी थी, अब उसको मैं लेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा। नॉन रिकरिंग इनकम मतलब क्या है, मैं कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, उस मार्केट इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ था, मेरे को इंटरेस्ट मिला था, वो शॉर्ट पीरियड के लिए था, वो शॉर्ट पीरियड खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट सेल हो गया, तो वहां से और प्रॉफिट आने वाला नहीं है, तो वो तरह की नेचर की प्रॉफिट। इसकी उल्टी भी है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। पार्टनर रेमोनरेशन इफ नॉट डिडक्टेड, अगर आपने पार्टनर की रेमोनरेशन नहीं लिया, अब वो क्या है, वो जो पार्ट है ना वो तो प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट होना ही, पार्टनर को देना ही है, तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देनी चाहिए उसको, तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए।
उसके बाद आपको ऐसे करके ना एवरी सालों की नॉर्मल प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर से, निकलेगी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अगर निकल जाएगी तो वहां से आप एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज डाल के गुडविल निकाल। क्या सर जल्दी कुछ बोल दिया? नहीं, टोटली जल्दी नहीं बोला, बहुत ही धीरे धीरे। तो दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में हम लोग स्टार्ट किए थे एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। आज इस क्लास में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बात की। पहली थी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगी? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। उसके बाद आपको गुडविल कैसे निकलेगा उसको मैं बोला कि एवरेज प्रॉफिट निकाल देनी है। एवरेज प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे निकला ना, इसको लेकर यहाँ पे इनटू ईयर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज करने से गुडविल आ जाएगी। अब मैं बोला कि ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगी ना, प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट उस साल की लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट जो प्रॉफिट है इस साल में कुछ एबनॉर्मल आइटम्स है, कुछ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, कुछ नॉन रिकरिंग इनकम है, उन सभी की आइटम की देखभाल करके हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। अब मेरे को एक बात आप लोग पूछोगे कि सर नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस में ना हम लोग को सेम प्रॉफिट चाहिए। सेम प्रॉफिट ना ये एबनॉर्मल आइटम को लेके कभी आ नहीं सकता है। दोबारा से बता रहा हूं इसकी लॉजिक क्या है। लॉजिक बताने का रीजन ये है कि आप समझो चीज को। ये एबनॉर्मल चीज को लूंगा तो ये प्रॉफिट को क्या किया, किस स्टेज में रिडक्शन कर लिया, कुछ स्टेज में हायर दिखा रहा है, तो वैसे होने से इक्वल होने वाला नहीं है, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आएगा। तो सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आने के लिए हम लोग ये आइटम को निकालेंगे। तो इसीलिए नॉर्मल जब भी वैल्यूएशन करते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, वो लोग ये सब चीज को अच्छे से देखते हैं। उसमें पहली आइटम थी एबनॉर्मल लॉस, जैसे कि चोरी होना, फायर लगना, 200 सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सब आइटम आपको एडेड बैक करना है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर आप ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ज्यादा किए हो, मतलब वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉफिट को रिडक्शन की, तो आपको एडेड बैक करना है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आप आपकी प्रॉफिट को ही कम दिखा रहे हो, मतलब ऑटोमेटिकली आपको एडेड बैक करने से आप नॉर्मल प्रॉफिट आ जाओ। उसकी रिवर्स इफेक्ट ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, उसको लेस करना पड़ेगा। इसकी इफेक्ट तो नहीं बता दोबारा से। उसके बाद मैं बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब आपने मशीनरी खरीदा था लेकिन आपने परचेज में दिखा, फटाफट से यहीं पर रिविजन करवाना ताकि आपके माइंड में वो चीज रह जानी चाहिए, दोबारा से गलती ना हो। अब नॉर्मल गेन जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, नॉन रिकरिंग इनकम जैसे कि कुछ इनकम है जो नॉन रिकरिंग है, जिसकी इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल देता है, तो मार्केटेड इन्वेस्टमेंट था, लिक्विडिटी था, उसके आपने सेल कर दिया, उसमें इन्वेस्टमेंट आया, मतलब उससे इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। पार्टनर की रेम्यूनरेशन अगर डिडक्शन नहीं हुई, इफ नॉट डिडक्टेड, इसको याद रखना, मैं यहाँ पे लिखा नहीं है इफ नॉट डिडक्टेड। अब क्या करूंगा मैं, ये सब्ट्रैक्शन चीज को ऐड किया, यहाँ पे डाला, टोटल को सब्ट्रैक्ट किया, निकल गई एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट आ गई। नॉर्मल प्रॉफिट को एवरी साल की नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दूंगा, उसके बाद डिवाइड कर दूंगा उसकी नंबर ऑफ ईयर से, ईच ईयर जितनी हो। ठीक है, आइए थोड़ा फट से भी एक प्रॉब्लम ठीक है, समझ में आ जाएगा। अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ाई करना। लॉकडाउन चल रही है, इसकी मतलब यह नहीं है कि आप एग्जाम नहीं देने वाले, आपको तो एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू को तो पहले छोड़ो, फंडामेंटल क्लियर करने के लिए तैयार हो। फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल जितनी क्लियर उतनी आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए इलास्ट्रेशन करते हैं। बुक है टीएस ग्रीवाल की, ठीक है जी। इलास्ट्रेशन नंबर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट है। इलास्ट्रेशन को जब तक मार्क कर देना, इलास्ट्रेशन कंपल्सरी बुक में होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि सिमरन परचेज अनीता's बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ पे कहाँ है, क्वेश्चन जो पढ़ रहा हूँ यहाँ पे डिपेक्ट कर लो। It was agreed to value the goodwill at 3-year purchase of average normal profit of last 4 years। आपके कॉपी में फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला जानबूझ के
एवरेज प्रॉफिट निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इन 83, एवरेज प्रॉफिट अभी तक नहीं निकला तो गुडविल का वैल्यूएशन यहीं पे निकाल। अब हम लोग को निकालनी क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालनी है। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, लास्ट 4 इयर्स की नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा ठीक है, तो इसको कैसे करना है, देखो देखो मैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालो, एक छोटा सा टेबल बनाना, लिखना ईयर एंडेड, एक कॉलम बनाओ, दूसरी कॉलम आएगी प्रॉफिट की, उसके बाद आएगा एडजस्टमेंट, क्या क्या एडजस्टमेंट दिया गया, लास्ट में आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। मैं बोल दिया कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, तो मैं पहले कैलकुलेशन कर रहा हूँ नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखो फटाफट से, ईयर एंडेड ना 31 मार्च 2014 है, आपकी बुक में जो है आप उसी के कंसिडरेशन पे करो, नहीं तो आपके पास बुक नहीं है तो यही कंसिडरेशन पे करना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस साल चेंज होती है क्वेश्चन में। 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017। ओके, अब ना प्रॉफिट दिया है 4 सालों की, लिख लेना वही प्रॉफिट जो दिया है क्वेश्चन में उसको लिखना। 90,000, 1,60,000, 1,80,000, 2,20,000। एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है कि ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2014 एंड एसेट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। मतलब क्या है, एबनॉर्मल गेन, मतलब ये प्रॉफिट जो था उसमें एक एबनॉर्मल गेन था, उस एबनॉर्मल गेन को हटाने से आएगी आपकी नॉर्मल प्रॉफिट। चलो अब ना यहाँ से माइनस करो 10,000, बुक्स में आएगी 80,000 आपकी नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद 31 मार्च 2015 में 1,60,000 है, उसमें क्या एडजस्टमेंट है, ए नेसिंग बोट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट 30,000 वाज रिटर्न ऑफ एन लॉस है एज अ लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस को हटा के हम लोग 1,60,000 दिखाए थे, यहाँ पे उसी एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट रिडक्शन किया, ये प्रॉफिट ज्यादा दिखा। उसके बाद 31 मार्च 2016 में ना फर्म एसेट वेयर नॉट इनिशियड ड्यू टू ओवरसेट, इंश्योरेंस प्रीमियम भी 10,000, आपने प्रीमियम भरा है, प्रीमियम भरा है, इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, प्रीमियम भरी मतलब आप आपकी वो एक रिकरिंग एक्सपेंसेस है, बार बार आएगी, तो उस चीज को ना ये प्रॉफिट से 10,000 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये रिकरिंग है, मतलब ये आता ही रहेगा बिजनेस में, बता रिकरिंग या रेगुलर एक्सपेंस। अब ये आएगी आपकी 1,80,000 माइनस 10,000 आपके आ जाएगी 1,70,000। चौथी साल में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे मार्क डाल के डायरेक्टली 2,20,000 डाल। मैं क्या बोला था, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट निकालनी है। अब इसकी टोटल करने से आएगी नॉर्मल प्रॉफिट, 3 सालों की नॉर्मल प्रॉफिट ये है, इसकी टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इस चारों को ऐड करेंगे तब जाके टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आएगी। चल ये कितना आएगा, 6,60,000, या ये आपकी टोटल नॉर्मल। काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी और एक स्टेप बचा है। एवरेज प्रॉफिट में टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ गई 6 लाख, कितना है 6,60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितनी है 1 2 3 4, एवरेज निकालनी पड़ेगी। 4 में काट लो, 4 में 1 कट जाएगा, 4 में 6 कट जाएगा, 1,65,000 आ जाएगी। ठीक है, मतलब एवरेज प्रॉफिट आ गई। एवरेज प्रॉफिट की दरकार थी यहाँ पे 1,65,000 इंटू 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ गई। गुडविल की वैल्यू कितनी है फर्म की, देखो 165 इंटू 3, 5 3 15 6 3 18 1 90 14 4,90,000।
इन्हें तो बुक में दिया है तो ये आंसर और इतनी है आप इस बिजनेस की गुडविल की वैल्यूएशन। तो क्या किए, 3 सालों की नॉर्मल प्रॉफिट निकाले, उसकी टोटल निकाले, डिवाइड किए नंबर ऑफ ईयर से, ऑटोमेटिकली आ गई आपका ठीक है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आए। अगले क्लास में मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लेके आता हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।